नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 24 मार्च में जितना भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स छपे थे जो हमारे एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी होंगे, उनको यहाँ पर डिटेल तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जिसमें हम पहला आर्टिकल देखेंगे एग्री फोटोवोल्टिक सिस्टम होता क्या है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है। इसी के साथ अगला आर्टिकल हम देखेंगे ई कुकिंग से संबंधित, और इसी के साथ अगला आर्टिकल है कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉरपोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल है उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। ये क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक हडसोनियन गॉडविन बर्ड की यहाँ पर बात हो रही है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और क्लाइमेट का, इकोलॉजी का क्या ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर हम देखेंगे। इसी के साथ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा निवेश मित्र 3.0 जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। बेसिकली जो यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा आखिरी आर्टिकल होगा कि कॉकरोच की एक नई स्पीसीज खोजी गई है हमारे यहाँ जो बेसिकली दक्कन प्लेटू है वहाँ पर। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक हम देखेंगे एआई जो यूज़ है उसका एग्रीकल्चर के अंदर किस प्रकार से और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर किस प्रकार से यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम देखेंगे। और लास्ट आर्टिकल होगा डीलिमिटेशन कमीशन इंडिया के अंदर, और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में किस प्रकार की डिबेट यहाँ पर छिड़ी हुई है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहला आर्टिकल है एग्रो फोटोवोल्टिक यानी एग्री पीवी सिस्टम के बारे में। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है आप यहाँ पर सिंपल सा वर्ड में समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है कि एक तरफ है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरी तरफ है हमारा रीन्यूएबल जो एनर्जी सिस्टम है, यानी जो सोलर पावर प्लांट सिस्टम होता है वो। अब बेसिकली गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आ रही है जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि इन खेतों के अंदर बड़े बड़े सोलर प्लांट्स को यहाँ पर लगाने का स्कीम लेकर आया गया है या प्रोजेक्ट लेकर आया गया है। और इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान, आइए डिटेल में देखते हैं। तो इंडिया के बारे में हम सभी को पता ही है कि हमने 2030 का टारगेट रखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसके माध्यम से 500 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ हमने टारगेट रखा हुआ है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट के अंदर। और साथियों इस जो गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास एक पावर सिस्टम नज़र आता है जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से सोलर पैनल सिस्टम। अब इस सोलर पैनल सिस्टम को लगाने के लिए ना क्या चाहिए होती है, ज़मीन चाहिए होती है। अब नॉर्मल सी बात है इंडिया के पास जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, इस वजह से अभी प्रोजेक्ट लाया जा रहा है कि इनको जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, ऐसा फील्ड जहाँ पर क्या होगा कि इसको जमीन के लगभग 3 से लेकर 5 मीटर ऊंचा इस एक प्रकार से सोलर पैनल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। नीचे की तरफ खेती भी की जा सकती है, एनिमल हस्बेंड्री भी की जा सकती है, और ऊपर जो पोर्शन है उसमें सोलर पैनल्स को इस प्रकार से इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये बेसिकली हमने देख लिया, क्योंकि हमारे पास लैंड लिमिटेड है इस वजह से हम इसको बेसिकली लेकर आ रहे हैं। और एक तरफ हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है और दूसरी तरफ हमारे जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी बनाकर रखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक प्रकार से ना कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमें नज़र आ रहा है, एक तरफ एग्रीकल्चरल फील्ड की तरफ और दूसरा क्या है, सोलर एनर्जी जो प्रोग्राम है उनकी तरफ। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो हमारे पास लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर हमें देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा। लेकिन और इसके ऊपर जो 45% जो हमारा पॉपुलेशन है वो इसी फील्ड के ऊपर एग्रीकल्चर करता है और उसका पूरा जीवन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही निर्भर है। वहीं पर क्या है कि हमें दूसरी तरफ अपने सोलर पार्क को भी लगाना है जहाँ पे सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जा सके, और इसका फिर सेम जो ज़मीन है उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करें, जहाँ पर क्या है कि
इनका यूज पहले से ही जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। इस वजह से जरूरी हो जाता है कि लैंड एक्विजिशन से संबंधित डिस्प्यूट आने लग जाते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। इस प्रकार से जो इनकम लॉस है वो नजर आती है और फूड सिक्योरिटी को थ्रेट पड़ता है। ये भी क्या है, कुछ इश्यूज हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट से संबंधित हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथियों, अगर हम बात करें ग्राउंड रियलिटी की, तो जो सोलर पूरे के पूरे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्रकार से इन्फोर्स करने के लिए हमें वेस्ट लैंड का यूज करना चाहिए, और जो फार्मिंग कम्युनिटीज है उनको क्या है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, एक प्रकार से सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से, जो ऐसा ना होने की वजह से हमें देखने को मिलता है कि लीगल डिस्प्यूट, सोशल कन्फ्लिक्ट और इकोलॉजिकल कंसर्न भी हमारे सामने यहाँ पर नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम यहाँ पर और डिटेल में बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया क्या जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने बता दिया कि जो हमारे पास लैंड सिस्टम अवेलेबल है उसका ड्यूअल यूज किया जाएगा। सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे और उसके ऊपर फार्मिंग भी की जाएगी। इसी के साथ साथ सोलर पैनल्स को इस प्रकार से लगाया जाएगा 2 से लेकर 5 मीटर की हाइट पर, जिसकी वजह से जो जमीन है उसके ऊपर पार्शियली रूप से जो सन लाइट है वो भी प्रेजेंस होती रहे। और यहाँ पर क्या है, जो फार्म मशीनरी है उसको इस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सके। और इस प्रकार की जो फील्ड है उसके अंदर हम क्या करेंगे, शेड जो टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं उनको क्या है यहाँ पर लगाना जाना निश्चित हुआ है। साथियों, अगर हम इस प्रकार से ड्यूअल यूज का जो सिस्टम लेकर आते हैं, ठीक है, वो अगर लेकर आते हैं तो इससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो 160 से लेकर 190% तक हम क्या है इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे अपने ओवरऑल जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसके संदर्भ में। लेकिन ये स्कीम जितनी आसान लग रही है उतनी ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये कुछ डाटा है, इन डाटों को आप यहाँ पर ना भी याद रखें तो चलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे पहला कन्फ्लिक्ट इशू क्या है कि सोशल कन्फ्लिक्ट। बेसिकली क्या है, यहाँ पर लैंड का यूज़ किया जाएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो फार्मर्स की आइडेंटिटी है वह एक प्रकार से कम होती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ साथ पॉलिसी के अंदर भी कन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो लैंड है उसका पहले से ही क्लासिफिकेशन हो रखा है। हमारे जो बेसिकली लॉज हैं उसके अंदर एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं और दूसरे प्रकार का होता है इंडस्ट्रियल लैंड। अब ऐसे में हम नए प्रकार के लैंड की बात कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल लैंड फील्ड है उसका कॉम्बिनेशन होगा। और यहाँ पर इस वजह से जब इसका ड्यूअल यूज करेंगे तो उसका जो हमारा पूरा का पूरा गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है उसके अंदर लॉज कहीं भी मेंशन नहीं है कि उनको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा। तो इस वजह से रेगुलेटरी जो कंफ्यूजन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कुछ इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आता है। पहला क्या है, इसके अंदर हाई कॉस्ट की जरूरत होती है, बहुत बड़े पैमाने पर इस पे खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फार्मर्स को ये भी डर है कि उनका जो फसल है उसके अंदर कमी हो सकती है। क्यों? मैंने बोला कि पार्शियली लैंड पर क्या होगा, इनके धूप पहुंचेगी और पार्शियली एरिया पे धूप नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका जो एक प्रकार से क्रॉप है उसके अंदर कमी आएगी। इसके साथ इनकम अनसर्टेनिटी भी हो सकती है फार्मर्स के बेसिकली प्रोडक्शन के ऊपर। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हमारे सामने नजर आ रहे हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होगा फार्मर्स के बीच में और दूसरी तरफ है इंजीनियर्स के बीच में, इसका कोई भी मैकेनिज्म हमारे पास नजर नहीं आ रहा है। ये भी क्या है, एक बेसिक मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत में इनको बेसिकली दोनों को कंबाइंड रूप में लगाया जाए, लेकिन बाद के समय में जो इंजीनियर्स हैं या फिर जो कॉरपोरेट्स हैं वो बेसिकली अपना और ज़्यादा मुनाफा करने के लिए पूरी तरह से ही जो एग्रीकल्चर है उसको इस लैंड से रिप्लेस कर दें। ठीक है, ये भी एक खतरा हमारे सामने नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मॉडरेट शेड हमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है हॉट क्लाइमेट के अंदर ही संभव हो पाएगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो यील्ड है यानी जो पैदावार है उसके अंदर भी कमी होती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है।
ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा मेन सिस्टम था। अब बाकी जो चीजें हैं यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एग्री पीवी जो सिस्टम है उसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हुई भी नजर आएंगी। जैसे कि एक प्रकार से लैंड का जो कंपटीशन है, एक तरफ इंडस्ट्रियल यूज और दूसरा है एग्रीकल्चरल यूज, उसको क्या है कंपटीशन को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो बेसिकली उद्देश्य है वो क्या है, एक ही लैंड के ऊपर, एक ही जमीन के ऊपर पूरे हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी और फूड भी प्रोड्यूस होगा। इससे क्या है 60 से लेकर 70% जो हमारा जमीन है यानी लैंड है उसका यूटिलाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ हमारे पास ड्यूअल इनकम भी देखने को मिलेगी जो हमारे फार्मर्स हैं, एक तरफ सोलर पावर प्लांट से और दूसरी तरफ है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है बहुत सारे और भी मेथड को अपनाया जाएगा जिसकी वजह से क्या है वाटर के अंदर भी वाटर भी क्या होगा सेव होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे बहुत सारे शेड लगाए जाएंगे खेतों के ऊपर इससे इवेपोरेशन भी कम होगा। अब इवेपोरेशन कम होगा तो इससे क्या होगा जो पानी है वो कम लगेगा। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट भी हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ क्लीन एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा जो कार्बन एमिशन है वह कम होगा। और तीसरी तरफ आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो भी बरकरार रहेगा। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। साथियों अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में कि और कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहली स्कीम आपको नजर आएगी पीएम कुसुम। ठीक है, जिसके अंदर जो सोलर पंप है किसानों को उसका यूज करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है जो सोलर प्लांट्स हैं उन सभी का। ठीक है, इसी के साथ साथ फार्मर की इनकम और जो एनर्जी सिक्योरिटी है दोनों यहाँ से इससे पूरा होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखो मैंने आपको अभी ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बताया, ठीक है, कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर ही उपयोगी होगा। सबसे पहले अगर आप पालक की खेती कर रहे हो, टमाटो की खेती कर रहे हो, पल्सेस यानी दालें की खेती कर रहे हो या और कोई मेडिसिनल प्लांट को आप उगा रहे हो और फूड क्रॉप को आप यहाँ पर उगा रहे हो, तो इनमें यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये सारी की सारी जो क्रॉप है वो फूड शेड टॉलरेंट क्रॉप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्रॉप हो जिसके अंदर एकदम हीट की जरूरत है और आपने उसको हीट ही नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें राइस अगर आप उगा रहे हो तो यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम आप नहीं ला सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आप वीट उगा रहे हो तो आप यहाँ पर इस सिस्टम को नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर राइस और वीट की खास बात है कि इसमें आपको हाई हीट चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी जो भी आपको लेवल चाहिए वो एकदम हाई लेवल पे ही चाहिए होगा। तो आप यहाँ पर जो भी मैंने लिमिटेशन वाला पॉइंट बताया है उस लिमिटेशन वाले पॉइंट के अंदर ना एक और चीज ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, यह हाई कॉस्ट और वगैरह के अलावा लिमिटेशन के अंदर एक और चीज ऐड कर लीजिएगा छठे पॉइंट में। ठीक है, कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो क्रॉप्स होते हैं वो सीजनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं सीजनल क्रॉप्स होते हैं और इन सीजनल क्रॉप्स के संदर्भ में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो शेड टॉलरेंट क्रॉप होते हैं और कुछ शेड टॉलरेंट क्रॉप नहीं होते हैं। अब ऐसे में हमारा जो कृषि है वो जो किसान है वो ये देखेगा कि भाई आधी सीजन में तो हम फसल उगा पाएंगे, आधे सीजन में फसल नहीं उगा पाएंगे। इस वजह से वो इस स्कीम के प्रति अपना ज्यादा रुझान है वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास सीजनल क्रॉप्स होते हैं, सीजनल बेसिकली या एग्रीकल्चर होता है, इस वजह से भी ये एक प्रॉब्लम और लिमिटेशन हमें नजर आ रही है।
हालांकि हम वे फॉरवर्ड के रूप में हम कह सकते हैं कि ये मेथड अच्छा है। अगर हम लैंड यूज जो लॉज हैं उनको ठीक कर दे तो इसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी के साथ जो सब्सिडी है और इंसेंटिव है फार्मर्स को वो प्रोवाइड करके यहाँ पर उनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। और इसी के साथ जो किसान है उनके बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि इस प्रकार के जो लैंड कल्टीवेशन मेथड का यूज करके आप अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है और इसी के साथ इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले चलाने की ज़रूरत है, ताकि इसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए पहले हम ये देख पाएं कि ये जो स्कीम है उसके कितने सफल होने की संभावना हमें देखने को मिलती है, या इसके ऊपर क्या है कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये चीज क्या है पायलट प्रोजेक्ट के अंदर पहले से ही देखना जरूरी है। ठीक है, कंक्लूजन के रूप में आप बाकी सारी चीजों को वही सेम चीज को देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला आर्टिकल है ऑरेंज इकोनॉमी से संबंधित। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी अभी हाल में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसका बजट पेश हुआ। उस बजट के अंदर ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर खास पैसा खर्च करने के लिए और खास इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस के साथ इस ऑरेंज इकोनॉमी को एफिलिएटेड करने की ऊपर जोर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर अब बात आती है कि ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिरकार होती क्या है। तो ऑरेंज इकोनॉमी को क्रिएटिव इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि एक प्रकार से आप फिल्म मेकिंग, टेलीविज़न के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको स्टूडेंट को पढ़ाया जाना, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट, गेमिंग, एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसे कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस, ओटीटीज के ऊपर फिल्म और वीडियोस और भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, डिज़ाइनिंग और जितने भी आप यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड देख रहे हो डिजिटल एरिया से संबंधित, उन सभी को इस ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर यानी क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर शामिल किया जाता है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिजिटल इनोवेशन, इन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है। साथियों, अभी ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसका बेसिकली यहाँ पर अनाउंसमेंट किस प्रकार से है कि हम इसके अंदर एक नेशनल एआई स्किल इनिशिएटिव को लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर पार्टनरशिप हम करेंगे गूगल के साथ, यूट्यूब के साथ, जिसके अंदर फोकस किया जाएगा कि एआई ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को और लोगों को, जो हमारा यूथ क्रिएटर है उन सभी को। इसी के साथ साथ जो डिजिटल स्किल है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा माई वेब एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो कि बेसिकली क्या है एक प्रकार का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से क्या है कंटेंट क्रिएशन और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ईपीजी और सैटेलाइट ट्यूनर्स को भी यहाँ पर एडवांटेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर डीडी चैनल्स हो गए जितने भी, ठीक है, उसको भी क्या है यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ कुछ स्टैटिक पॉइंट है, मैंने अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज किया ईपीजी यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइडेंस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम शो किए जाते हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से उनका क्रिएशन होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसके माध्यम से जब हम इसको प्रमोट करेंगे तो एक प्रकार से जो रूरल एरियाज है और जो रिमोट एरिया है वहाँ पे भी क्या है जो हमारा स्कीम्स है या हमारे जो मेथड है वो क्या है पहुंच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा एक चैनल का नाम कृषि दर्शन। अब कृषि दर्शन बेसिकली अगर आप विलेज एरिया में जाओगे तो बहुत बड़े पैमाने पर उसको देखा जाता है, जिसके अंदर कृषि को किस प्रकार से किया जाए, एग्रीकल्चर को किस प्रकार से किया जाए, इसमें जो लोग हैं उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और इस प्रकार के इनिशिएटिव हमें गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो एरियाज हैं उनको बूस्ट करने के लिए हमें क्या है ऑरेंज इकोनॉमी को और ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, इनोवेशन होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ इंडिया का जो सॉफ्ट
पावर कल्चर है वो प्रमोट होता हुआ नजर आएगा, और डिजिटल इंक्लूजन है वो होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से रूरल एरिया पर और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं वहां तक भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो पहुंचाई जा सकती है। इसी के साथ साथ कुछ की रिलेटेड टॉपिक्स है, कुछ की रिलेटेड पॉइंट्स है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि इसी चीज से संबंधित है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, जो कि क्या है हमें देखने को मिलता है कि अगर आप कोई भी म्यूजिक क्रिएट करते हो, फिल्म डिजाइन या कुछ भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी डिजाइन करते हो, क्रिएटिव काम करते हो, तो उस पर आपको राइट मिलेगा, आपको अधिकार दिया जाएगा कि ये आपका अपना है। इसी को ही बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, उसका कोई और यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ डिजिटल इकोनॉमी, फिर उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको नजर आएगा डिजिटल इकोनॉमी के अंदर ऑनलाइन एक प्रकार का प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट एनहेंसमेंट प्रोग्राम हो गया, ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हो गया, जो कि इसके अंदर हमने अभी यहाँ पर बात किया था। ये एक प्रकार का स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती है। जैसे कि आप यहाँ पर जितना भी टीवी देखते हो, ठीक है, वह सारी की सारे टीवी बेसिकली आजकल तो ओटीटी भी टीवी के अंदर आने लग गया है। अदरवाइज पहले के समय पे क्या होता था, आपने देखा होगा घरों के ऊपर इस प्रकार का डिश एंटीना लगा हुआ करता था, ठीक है, जिसके अंदर इस प्रकार का सिस्टम हुआ करता था। अब ये बेसिकली क्या होता था कि हमारे अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लॉन्च की जाती थी। अब वो सैटेलाइट क्या करता था, चारों तरफ घूमता था, और पहले क्या करता था, मान लो किसी ने कोई कंटेंट क्रिएट किया और उसने अपलोड किया, तो वो पहले सैटेलाइट के पास जाता था, फिर डिश एंटीना के माध्यम से वो क्या करता था, टीवी में दिखता था। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से दूसरा सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अब क्या होता है कि ओटीटी के अंदर जो बहुत सारे केबल्स होते हैं या फिर डिजिटल माध्यम से क्या होता है कि आपको इंटरनेट प्राप्त होता है। सिंपली भाषा में आप समझिए, इंटरनेट प्राप्त होता है, और अब आप इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजों को आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है। इसी के वजह से हमारे पास क्या है, कोई केबल की जरूरत नहीं है और ना ही किसी सैटेलाइट की अब जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर मेन मुद्दा ये था कि डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर खासा जोर यहाँ पर दे रही है, ठीक है। इसी के साथ साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ने से पहले अगर आप ये जो पूरी पीडीएफ देख रहे हो उसको प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट एनके ग्लोबल एजुकेशन पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, आपके लिए एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर के प्रोग्राम के लिए आपको इस इनिशिएटिव से जुड़ जाना है, और इसके अलावा आपको पूरे साल भर करंट अफेयर के लिए कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 299 2 साल के लिए आपका प्रोग्राम रहेगा। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, डेली करंट अफेयर जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, दूसरी तरफ वीकली लेवल पे करंट अफेयर, तीसरा है मंथली लेवल पे मैगजीन मिलेगी। इसी के साथ साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर का जो बुकलेट पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। साथियों इसको प्राप्त करने के लिए सिंपल सा आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो कि मैं जो ये ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे भी स्कैन करके आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या सिंपल सा नीरज कांति नाम से सर्च करके टेलीग्राम आईडी पे सर्च करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं मंथली मैगजीन आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। ये रहा अपना मंथली मैगजीन। इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन, जैसे अभी इस साल का है मार्च टू मार्च, यानी ये M2M प्रोग्राम के अंतर्गत है, मार्च 2025 से मार्च 2026 की। ये इंडियन पॉलिटी की है और इसको खासा तौर पर प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके बनाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट्स का जो करंट अफेयर है वो पूरे साल भर का आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सिंपली मैंने आपको क्या रास्ता बताया, इस फोन नंबर पे आपको मैसेज करना है, या फिर क्या बोलते हैं व्हाट्सएप मैसेज करना है, या फिर ये आप टेलीग्राम आईडी को यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वापस लौटते हैं अपने
आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ई कुकिंग से संबंधित एक आर्टिकल था। बेसिकली जो कर्नाटका गवर्नमेंट है और जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कि अब लोग एलपीजी से क्या करें, शिफ्ट होकर जो इंडक्शन बेस्ड एक प्रकार से कुकिंग सिस्टम होता है उसकी तरफ क्या है, आगे बढ़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडक्शन बेसिकली सिस्टम होता है वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इसी वजह से इसको बोला जा रहा है ई कुकिंग। ठीक है, इन इंडिया। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर और डिटेल में हम बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंडक्शन कुकिंग टॉप की ज़रूरत होती है, यानी जैसे गैस स्टोव की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से इंडक्शन कुकिंग स्टोव की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की ज़रूरत होती है, और अनफेयर्ड स्टोव की यहाँ पर इंफ्रारेड जो स्टोव्स होते हैं उनकी आप यहाँ पर आपको जरूरत होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप बाकी चीजों को देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज नजर आएगी आपको कि गवर्नमेंट ने उनको ये कहा है कि आप ना क्या कीजिए, एनर्जी को इस प्रकार से यूज कीजिए कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो टाइम होते हैं, एक होता है डे एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, यानी देखो सुबह और शाम को ही लोगों के घरों में खाना बनता है। बेसिकली खाना कब बनता है, एक मॉर्निंग में और दूसरा इवनिंग में या फिर नाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइम जब खाना बनता है तो ये एक पीक आवर हो जाता है जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है या तो आप क्या कीजिए, अपने घरों में सोलर पावर प्लांट्स को, नॉट प्लांट्स बट सोलर पैनल्स को आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपने घरों में छोटे छोटे लेवल पे इस्टेब्लिश कीजिए, या तो फिर अवॉइड कीजिए कि क्या बोलते हैं पीक आवर्स में, जो बेसिकली डे आवर्स होता है मॉर्निंग और इवनिंग, उसके अंदर आप क्या बोलते हैं अवॉइड कीजिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीजें आपको यहाँ पर इसी प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर पता ही है। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। 60% जो हमारा एलपीजी है वो क्या है, जो वेस्ट एशिया है, कतर है, उससे हम मंगाते हैं, और वेस्ट एशिया के अंदर अभी क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी रिसोर्स है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट इस प्रकार के इनिशिएटिव यहाँ पर लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ों को आप अपने आप देख लीजिएगा कि ई कुकिंग के एडवांटेज क्या है। एनर्जी सिक्योरिटी होगी, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन होगा हमारे सिस्टम के अंदर, एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ेगा, और कॉस्ट एफिशिएंट भी है, क्योंकि हम एलपीजी को क्या है बाहर देश से खरीदते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं। इससे क्या है, हमारा क्या है, पैसा भी बचेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो बहुत कम होती है एलपीजी गैस के कॉस्ट के मुकाबले। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं कि ग्रिड के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी यहाँ पर प्रेशर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पर स्विच करना है एलपीजी से क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम के ऊपर, तो सबसे पहले आपके घर में तो ये एलपीजी गैस सिलेंडर और ये सारे के सारे बर्तन पहले से ही अवेलेबल होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन के अंदर ये अपना नया इलेक्ट्रिक सिस्टम भी लेकर आए, नया इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं जो बॉल पेन्स होते हैं वो भी लेकर आए, बर्तन भी आप नए लेकर आए, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से ये भी क्या है, एक अफोर्डेबल कॉस्टेबल एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस भी हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो कुकिंग हैबिट है वो एलपीजी से बन रखी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई इलाकों में पुअर इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि अगर आप दूर दराज के गांव क्षेत्रों में जाओगे वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिलेगी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित अपने आप को क्या बोलते हैं शिफ्ट कैसे करोगे। और दूसरी तरफ जहां पर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी मिलता भी है तो वहां पर क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन का सिस्टम प्रॉब्लम होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपने देखा होगा कि कई बार आपके घर में जो पंखा है वो धीमा हो जाता है, लाइट जो है वो क्या बोलते हैं फ्लिकर करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो
इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है आपका वो क्या है, इस इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली कैपेसिटी को लोड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम से भी हमारे सामने नजर आ रही है। हालांकि वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन को आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वो क्या है, कारपोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। बेसिकली अभी यहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट बिल लेकर आया भी नहीं गया है। यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है कि कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा के अंदर, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको क्या किया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया डिस्कशन करने के लिए कि भाई इसके अंदर इस लॉ को लाना चाहिए या इस बिल को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा लॉ है क्या। अगर आप एकदम सिंपल से शब्दों में समझना चाहें तो यह एक प्रकार का लॉ है जिसके अंदर डीक्रिमिनलाइज किया जाने का प्रपोजल लाया गया है कॉरपोरेट ऑफेंसेस को। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस का मतलब ये होता है कि आपको किसी को पैसा देना है। मान लीजिए ये एबीसी कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, एक कंपनी है। इस कंपनी को ना बी कंपनी को क्या करना है, पैसे देने हैं। इस बी कंपनी को क्या देने हैं, पैसे देने हैं। और इस बी कंपनी को इसने क्या दिया, एक चेक दिया। ठीक है, एक ड्राफ्ट दिया, चेक दिया कि आप बैंक जाना और इस चेक से पैसे निकाल लेना। और यहां पर क्या किया, सी कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी के पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, बस कागज में उसको चेक बनाकर दे दिया। और जब ये बी कंपनी बैंक के पास गया तो हुआ क्या कि बैंक ने उसको ये बताया कि भाई ये इसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, तुमको चेक से हम पैसे कैसे निकाल के दे। तो इसी को ही बोलते हैं चेक बाउंस होना। तो इस प्रकार का जब ऑफेंसेस होता है तो क्या किया जाता है, इनके ऊपर हाई पेनल्टी लगाई जाती है और कई केसेस में ना इनको क्या बोलते हैं, जेल के अंदर भी बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस प्रकार के जो कॉर्पोरेटिव ऑफेंसेस हैं इनके अंदर क्या की जाए, हल्की सी ढील दी जाए, ताकि क्या है जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा मिले और वो क्या है अच्छे तरीके, बेसिकली इस चीज को बढ़ावा नहीं देना कि हमारा जो चेक है वो बाउंस होता रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोटो यही है कि गलती से कभी कभी क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, हमेशा नहीं होता लेकिन गलती से कभी कभी चेक बाउंस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इतना ज्यादा कठोर हम सिस्टम बनाकर ना रखें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, कंपनी को चलाना ही बंद कर दे। एक ये बात हो गई। दूसरा क्या है, कंप्लाइंस प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम को लाया गया है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जितना भी क्रिमिनल ऑफेंसेज है उसको सिविल रॉन्ग के अंदर क्या किया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी इनके ऊपर क्या है, इम्प्रिजनमेंट के स्थान पर इनके ऊपर सिर्फ मॉनेटरी फाइन लगाया जाएगा कि भाई आपका चेक बाउंस हुआ, अब आप क्या कीजिए, जहां पर इस आदमी को जहां पर आपको इसको क्या है, इस आदमी को 100 रुपए देने थे तो 100 रुपए के साथ साथ ना आप कंपनसेशन भी दीजिए कि आपने एक तो उसका इतने लेट पैसा दिया, उसका नुकसान किया, और दूसरी बात गवर्नमेंट को भी फाइन भरिए। ठीक है, तो उसके ऊपर फाइन लगाने का प्रपोजल यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, प्रोजिक्यूशन को, फियर ऑफ प्रोजिक्यूशन को क्या है, कम करना, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको क्या है, इंक्रीज करना, ये उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये हमने पूरा मैटर देख लिया कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, फिर इसके साथ रैशनलाइजेशन ऑफ पैनल प्रोविजन को करना, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करना, ये हमें बेसिक यहाँ पर हमें उद्देश्य देखने को मिलते हैं। साथियों अब यहाँ पर और चीजें हैं देखने को मिलती है, जैसे कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी जो कोड है, जीएसटी रिफॉर्म है, लेबर लॉ रैशनलाइजेशन है, इन सभी के ऊपर इसके ऊपर फोकस किया जाना है इस बिल के अंतर्गत। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं। देखो ये चीजें सुनने में तो कितनी अच्छी लग रही है कि ज्यादा लोग
ज़्यादा क्या बोलते हैं बिजनेसमैन हतोत्साहित नहीं होंगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसकी वजह से ना कुछ नुकसान भी हो सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है ओवर डिक्रिमिनलाइजेशन भी हो सकता है। मान लीजिए आपने एकदम से छूट दे दी आदमियों को, ठीक है, बिजनेसमैन को, वो तो सारे के सारे बाउंस चेक ही लोगों को पकड़ाता चले जाएगा और उसको किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं डर ही नहीं होगा फ्रॉड के बाद क्या बोलते हैं जेल जाने का। और यहाँ पर मिस कॉर्पोरेट जो मिसकंडक्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये क्या है हमारे सामने नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर रेगुलेटरी बैलेंस भी हमारे सामने नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ जो कॉर्पोरेट है उसके अंदर गवर्नेंस भी यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आएगा, यानी भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं और अदर चीजें हैं उनके ऊपर बर्डन भी हमें नजर आएगा। साथियों यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम था। अब यहाँ पर एक शब्द है जो कि क्या है मैंने यूज किया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये क्या होता है जिसके पास यहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंट है उसने भेज रखा है, ठीक है, या हमारे जो क्या बोलते हैं स्पीकर हैं उन्होंने यहाँ पर इसको भेज रखा है। देखो जब किसी मुद्दे पर क्या होता है कि अच्छे से गणना की जानी होती है या किसी मुद्दे को अच्छे से एग्जामिन करना होता है, किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है और डिटेल स्क्रूटनी की जरूरत करनी पड़ती है कि इस मुद्दे पर और अच्छे से हमें क्या काम करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो इस बिल को लाने से पहले या इसको कानून बनाने से पहले। तो उसको क्या किया जाता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी होती है, लोकसभा के अंदर भी हो सकती है और राज्यसभा के अंदर भी इसको फॉर्म किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है लोकसभा में और राज्यसभा दोनों जगह पर फॉर्म की जा सकती है। बेसिक उद्देश्य यहाँ पर कहने का ये था, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल। वे फॉरवर्ड को आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो, कंक्लूजन को आप इस प्रकार से देख सकते हो। इसी के साथ हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि क्या है हड्सोनियन गॉडविट के बारे में। बेसिकली आप यहाँ पर इसकी एक इमेज देख रहे हो हड्सोनियन गॉडविट की, दूसरी तरफ आप यहाँ पर इसका इकोलॉजिकल एरिया देख रहे हो कि किस प्रकार के एनवायरनमेंट में ये रहना पसंद करता है, और तीसरा आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पूरा बर्ड है वो किस किस एरिया में माइग्रेट करता रहता है, ठीक है। तो इसकी एक खास बात है कि ये क्या है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करता है, एक ये बात आप ध्यान रखना। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर न्यूज में इस वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि क्या है कि इसने क्या किया है अपना जो ये माइग्रेशन का पीरियड है, ठीक है, उसके अंदर 6 दिन की कमी या फिर माइग्रेशन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि कई स्थानों पे ये माइग्रेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों आ रहा है हमें नजर आ रहा है क्योंकि हमें देखने को नजर आ रहा है कि जो हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो क्या है चेंज होता जा रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से इसके जो अनुकूल वातावरण है वो खत्म होते जा रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा न्यूज में बना हुआ है। तो इस वजह से हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन के जो फ्रेमवर्क हैं वो तैयार करें। इसी के साथ क्लाइमेट रेजिलियंट इकोलॉजिकल जो प्लानिंग है वो करें ताकि क्या है इस प्रकार की जो बर्ड स्पीसीज को हम बचा सके। अब हम यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर हड्सोनियन जो गॉडविट है उसके बारे में कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक प्रकार की माइग्रेटरी शोर बर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इसका साइंटिफिक नाम है लिमोसा हाइयोमास्टिका, ठीक है, लिमोसा हाइयोमास्टिका ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम है। इसी के साथ साथ ये माइग्रेशन के रूट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि आर्कटिक रीजन के अंदर ये बेसिकली नजर आता है। इसी के साथ साथ साउथ अमेरिका के अंदर हमें यहाँ पर नजर आता है और यहाँ पर विंटर के समय में जो पेंटागोनिया का रीजन है साउथ अमेरिका के अंदर वहां पर बड़े पैमाने पर ये जो बर्ड है हमें देखने को मिलती है।
इस बर्ड की खास बात ये भी हो जाती है कि ये नॉन स्टॉप, साथियों इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि क्या ये बर्ड नॉन स्टॉप 11,000 किलोमीटर बिना रेस्ट किए चल सकता है? तो हाँ, ये 11,000 किलोमीटर बिना रेस्ट किए नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है, यानी उड़ान भर सकता है। इसकी ये खास बात है। इसी के साथ साथ 11,000 किलोमीटर का मतलब आप समझिए, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा ये अमेरिका को कवर कर ले, इतना बड़ा एरिया को ये क्या बोलते हैं, एक बार में फ्लाई करता है। ठीक है, बिना रेस्ट किए, बिना कहीं पे रुके। इसी के साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि 95% इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो चुकी है, और ये जो डिक्लाइन है इन 4 दशकों के अंदर यानी 40 सालों के अंदर ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बेसिकली बात करें कि ये पॉपुलेशन के अंदर इतना ज़्यादा डिक्लाइन कैसे हो गया, तो पहला कारण हमारे सामने नज़र आता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ आ रहा है कि फेनोलॉजिकल मिसमैच। अब फेनोलॉजिकल का मतलब आप समझते ही होंगे, इसका मतलब होता है एक प्रकार के साधारण एनवायरनमेंट। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हर एक स्पीसीज का ना अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है किसी चीज को काम करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट। ठीक है, जैसे कि ये लोग क्या बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट कब करेंगे, प्लस इसी के साथ साथ प्लस में और जोड़ लीजिएगा कि ये जो बर्ड्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं या कोई भी है, वो कब क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, कौन से सीजन में ब्रीडिंग करेंगे। इसी के साथ साथ और भी अन्य जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, जो कि क्या है, एनवायरनमेंट से और इनके बिहेवियर से एसोसिएटेड है। इसी को ही हम बोलते हैं फिनोलॉजिकल मिसमैच, यानी जिस मौसम में इनको जो काम करना चाहिए वो काम ये नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनको अंडे देने हैं, ठीक है, इनको अंडे देने हैं और ये अंडे बेसिकली ह्यूमिड सैंड के अंदर देते हैं। आप ऐसा समझिए कि ये क्या है, बेसिकली ह्यूमिड सैंड के अंदर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, पहले आप ऐसा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया तो ये अंडे नहीं दे सकते। दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा हॉट मौसम हो गया, यानी क्या बोलते हैं, गर्म मौसम हो गया, तो भी ये अंडे नहीं दे सकते। मान लीजिए हॉट मौसम में इन्होंने अंडे दिए और अंडे देने के बाद पता चला कि ये एक बार कहीं गए और आने के बाद इन्होंने देखा कि अंडे का तो क्या बोलते हैं, आमलेट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नजर आ सकती है कि इतना ज्यादा हीट हो जाए कि क्या बोलते हैं, ये अंडे सरवाइव ही ना करे, और ऐसा हमें टर्टल्स के रूप में और बाकी स्पीसीज के रूप में भी नजर आ रहा है। इसी के साथ इनकी खास बात क्या है कि अर्लियर स्प्रिंग की वजह से, यहाँ पर स्पेसिफिकली इस बर्ड की अगर हम बात करें तो क्या है कि जो स्प्रिंग का मौसम है वो क्या है, अब पहले ही हो जा रहा है बिना सीजन के, और इसकी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि मौसम कैसा हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है, वार्मिंग हो जा रही है। इसी के साथ साथ ये इनके लिए एक प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरा क्या है, इसके अंदर इंसेक्ट पीक शिफ्ट। इंसेक्ट पीक शिफ्ट का मतलब आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल अंडे देने के बाद इन चूजों को कुछ खास प्रकार का खाना चाहिए होता है, यानी कुछ खास प्रकार के इंसेक्ट चाहिए होते हैं, और वो इंसेक्ट एक खास प्रकार के क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट में या फिर सीजन में बेसिकली जन्म लेते हैं। अब मान लीजिए इन्होंने अंडे दे दिए और अंडे देने के बाद जब वो चूजे निकले तो उन चूजों के लिए उनका भोजन ही नहीं मिलेगा, तो क्या बोलते हैं, ये कैसे बेसिकली सरवाइव करेंगे। चिक हीट आफ्टर पीक फूड अवेलेबिलिटी, यहाँ पर ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से सिचुएशन देखने को मिलेगी। देखो साथियों, डिटेल में मुझे बताने का सिर्फ और सिर्फ मेजर रीजन यही है ताकि आप एग्जामिनेशन के अंदर इन सब चीजों को बिल्कुल भी गलत ना करें। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो एकदम डिटेल तरीके से आप को यहाँ पर पढ़ाने का रहता है। इसी के साथ अगर आप इसी प्रकार का डिटेल सेशन देखते हो तो चैनल को चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी नोटिफिकेशन का दबा लीजिए, ताकि क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
इसी के साथ दूसरा हमें प्रमुख कारण देखने को मिलता है हैबिटेट लॉस। देखो बेसिकली इस प्रकार की जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थानों पर क्या करती हैं यहाँ पर एक प्रकार से जाती रहती हैं और इनके लिए खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, वेटलैंड की या इनकी जो भी जरूरत हो। अब मान लीजिए किसी स्थान पर जैसे यूनाइटेड स्टेट के अंदर और जो चीले है साउथ अमेरिका के अंदर, वहां पर हमें देखने को मिला कि वेटलैंड ही खत्म हो गए। अब नॉर्मल सी बात है, वेटलैंड खत्म हो रहे हैं तो ये माइग्रेटरी बर्ड कहाँ जाएंगी। तीसरी बात हमें नजर आ रही है कोस्टल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर हम इस केस स्टडी की बात करें सिर्फ और सिर्फ इसकी, तो सैल्मन और ऑस्ट्रेयर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली अमेरिका के पार्ट है, कोस्टल रीजन है, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप लगातार शिप के यार्ड्स बना रहे हो, फिर इसी के साथ साथ मछुआरों के लिए पॉइंट बना रहे हो, इसी के साथ बीच बना रहे हो, होटल्स बना रहे हो। और ऐसे में क्या है, जहां पर ये माइग्रेटरी बर्ड रहा करती थी उनके स्थानों पर आप इस प्रकार का डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी ह्यूमन डिस्टरबेंस हो रहा है इनके एनवायरनमेंट के अंदर। और यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है इनके एनवायरनमेंट के अंदर, तो इस वजह से इनकी संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा इशू नजर आ रहा है कि इनका जो माइग्रेशन का पीरियड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एकदम फिक्स होता है और इसमें हमें 6 दिन का डिले देखने को मिल रहा है। साथियों 6 दिन का डिले बहुत बड़ा डिले होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर आप एनवायरनमेंट के संदर्भ में बात करोगे तो इसी के साथ साथ यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रकार का कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया हुआ जिससे हम क्या करें, इन सभी चीजों को रेगुलेट कर सके। तो हाँ, हमें एक बोन कन्वेंशन देखने को मिलता है 1979 के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने बात किया कि जितने भी माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। इस बेसिकली कन्वेंशन के अंदर ये बेसिकली बात की गई, ठीक है। अब इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। आप यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा नाम है वो यहाँ पर देख सकते हो और इसको सिंपल फॉर्म में बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बोन कन्वेंशन इस वजह से क्योंकि बोन एक रीजन है, स्टेट है, वहां पर क्या है, इसका सम्मेलन हुआ था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बोन कन्वेंशन के अंदर क्या चीज के ऊपर फोकस किया गया था। तो सबसे पहले ये बात की गई थी कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है उनका हैबिटेट को कंजर्व किया जाए। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका जो वेटलैंड है जहाँ पर ये लोग रहते हैं उनका वेटलैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऐसे वेटलैंड को कंजर्व करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत करना और रिमूवल ऑफ माइग्रेशन बैरियर, और माइग्रेशन के अंदर और जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको भी रिमूव करना, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करना, रिड्यूस करना। इसी के साथ साथ करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो हम देख रहे हैं कि एक मीटिंग हो रही है ब्राजील के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ पेंटानल रीजन के अंदर, और यहाँ पर क्या है 42 माइग्रेटरी जो स्पीसीज है उनके ऊपर यहाँ पर प्रपोजल लाया जा रहा है कि इनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी अगर डिटेल में देखना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो बर्ड है वो एक प्रकार का इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं कि कोस्टल रीजन किस प्रकार का है और इसी के साथ वेटलैंड रीजन किस प्रकार का है। इसी के साथ साथ इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज कैसे, बेसिकली जो न्यूट्रिशन साइकिल होते हैं उनको बेसिकली सर्कल में रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जब जिस लैंड पर या फिर वेटलैंड पर जाती हैं तो वहां पर बहुत सारा पूप करती हैं, यानी वहां पर अपना क्या बोलते हैं, वेस्ट एक्सक्रीट करती है। अब जिसकी वजह से वो जो पूरा वेटलैंड है उसका फर्टिलाइजेशन है और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और कोस्टल रीजन है उसका फर्टिलाइजेशन और इम्प्रूव होता है। इसी के साथ साथ पेस्ट कंट्रोल को भी करती है क्योंकि ये बेसिकली जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सभी इंसेक्ट को खाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, कंट्रोल में रखी जा सकती है। और ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस तरह की जो बर्ड्स होती है उनको
ग्रो करने के लिए मल्टीपल कंट्रीज की ज़रूरत होती है और इसी वजह से कोऑर्डिनेशन और कंजर्वेशन की ज़रूरत है। मल्टीपल एरिया को मल्टीपल कंट्रीज को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं अगर मल्टीपल लेवल पे काम करना है तो सबसे पहला क्या है कि जो बाउंड्री गवर्नेंस है वो, ठीक है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी है, चाइनीज गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी है, ठीक है, तिब्बत और रशिया की अलग पॉलिसी है। इसी के साथ मल्टीपल सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। इसी के साथ वीक इन्फॉर्मेंट हमें देखने को मिलता है। मान लो लॉ बन भी जाता है तो उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। वे फॉरवर्ड के रूप में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई हाँ, इनका जो हैबिटेट है वो रिस्टोर करना चाहिए, जो क्लाइमेट अडॉप्टेशन स्ट्रेटेजी है वो हमें अपनानी चाहिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहिए और साइंटिफिक मोनेटाइजेशन करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि क्या है इनकी जो पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर हमने ये वाला आर्टिकल डिटेल में बात कर लिया। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो अगला आर्टिकल है वो निवेश मित्र से संबंधित है और ये जो आर्टिकल है ये यूपी पीसीएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये जो बेसिकली पूरी वीडियो आती है यूपी पीसीएस अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ बेसिकली होलिस्टिक करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा निवेश मित्र 3.0 को लेकर आया गया है। इसका बेसिक उद्देश्य है कि जो डिजिटल गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना और जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटाइजेशन है उसको इम्प्रूव करना और दूसरी तरफ ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसको क्या करना, इंश्योर करना और जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है उसको क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर यूपी ने अपना एक विजन रखा हुआ है या अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि वो आने वाले समय में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो स्कीम है इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, जिसके अंदर निवेश मित्र के अंदर बेसिकली फोकस ये किया गया है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उन सभी को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रदान किया जाए। अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, आपको क्या लगानी है, एक फैक्ट्री लगानी है। उस फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको किससे, एक एनवायरमेंट जो मिनिस्ट्री होती है उससे आपको क्या परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ साथ वहां की जो एमसीडी होगी वहां से आपको क्या बोलते हैं, आपको परमिशन लेनी होगी। इसी के साथ साथ वहां का जो क्या बोलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा वो उससे आपको परमिशन लेनी होगी। वहां का जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, उससे आपको यानी लेबर जो डिपार्टमेंट है उससे आपको परमिशन लेनी होगी। यानी एक फैक्ट्री को लगाने के लिए और भी बहुत सारे क्लियरेंस है वो आपको लेने पड़ते हैं। अब ऐसे में क्या है, एक फैक्ट्री लगाने के लिए आपको हर जगह अलग अलग जाना पड़ता था, अलग अलग साइट पे जाकर अलग अलग वहां पर क्या करना पड़ता था, एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी, वहां फीस देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इतने जगह पर एक प्रकार से लॉगिन, रजिस्टर, पेमेंट सिस्टम हुआ करता था उसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए और एक सिंगल सिस्टम लगाया जाए कि आप क्या है, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये आपके लिए एक क्या बोलते हैं ऐप है यानी पोर्टल है। इस पोर्टल पे आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोसेस को अपनाएंगे और प्रोसेस के बाद आपकी जो फैक्ट्री है वो तैयार हो जाएगी। इस प्रकार का सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को यहाँ पर गवर्नमेंट इंश्योर करना चाह रही है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, 40 से अधिक डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया है। देखो यही मैंने बताया ना कि मैंने एनवायरमेंट, एमसीडी, फिर उसके बाद एक प्रकार से फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, लेबर और भी अन्य प्रकार की जितनी भी डिपार्टमेंट थी उन सभी को एक ही जगह पर इंटीग्रेट कर दिया कि भाई तुम्हें कंपनी से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए एक ही बार में ले लो। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके अंतर्गत 200 से ज्यादा सर्विसेज यहाँ पर डाली गई हैं इस ऐप के अंदर या इस सिस्टम के अंदर। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एआई का यूज किया जा रहा है ताकि क्या है, उनको असिस्टेंट यानी सहायता प्रदान की जा सके। इसी के साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सके, एसएमएस अलर्ट प्रदान किया जा सके, क्या बोलते हैं कंपनियों को, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर तैयार किया गया है
तो यहाँ पर ये सारे फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि इस फीचर के अंदर और क्या क्या हमें यहाँ पर नजर आता है। मेंस का आंसर हो तो आप यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हो, अगर प्रीलिम्स का पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हो। अगर हम CAF की बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक ही जगह होगा जहां पर आपको फॉर्म भरना है, बाकी सारा काम वो मिनिस्ट्री अपने आप अंदर से कर लेगी। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम करते हैं मैपिंग करने के लिए और स्पेशल एनालिसिस करने के लिए। इसके अंदर यूज यहाँ पर किया जाना है और इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एंड टू एंड ट्रैकिंग सिस्टम को भी लेकर आया जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आप ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि क्या क्या होगा। 25% हम क्या करेंगे, फाइल है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। 15% हम क्या है, डॉक्यूमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। 20% हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीजरल स्टेप्स होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। और 21 लाख से ज्यादा जो एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी को क्या है 97% तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एक ही झटके में। इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ और भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले 20 तारीख के जो करंट अफेयर का एनालिसिस है उसमें भी आपको बताया था, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल स्कीम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ। एक ऐसा सिस्टम आपको गवर्नमेंट बना के देगी जिसके अंदर आपको आना है, सिर्फ अपना प्लग लगाना है फैक्ट्री का, मशीन का, ठीक है, और आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है। और बाकी क्या है, आपको लैंड वो प्रोवाइड करा के देंगे, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड करा के देंगे, आपको ग्रिड सिस्टम वो प्रोवाइड करा के देंगे, आपको क्या बोलते हैं रोड वो प्रोवाइड करा के देंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अलग सेक्टर वो प्रोवाइड करा के देंगे, यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा के देगी। आपको सिर्फ आना है अपनी फैक्ट्री लेकर और फैक्ट्री लेकर सीधा आपको प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है। इसी को ही हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स। यहाँ पर डेवलप किया जाना है, एक और हमें पास इनिशिएटिव देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, प्राइवेट बिजनेस पार्क को भी डेवलप करने की एक स्कीम लेकर आई गई थी 2025 में, जिसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का स्कीम हमें देखने को मिल रहा था। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट फोकस कर रही है क्या बोलते हैं, पीपीटी मॉडल के ऊपर। ठीक है, पीपीटी मॉडल आप सभी समझते हो, जिसके अंदर बोलते हैं पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप, इसी को हम बोलते हैं पीपीटी मॉडल, जिसके अंदर एक यूनिट होगी जिसके अंदर पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा और उनके बीच में पार्टनरशिप करने के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना इकोसिस्टम चलाएंगे, यानी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर BFOT यानी डिजाइन, बिल्डिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और ट्रांसफर, इन सभी के ऊपर क्या है, फैसिलिटी प्रदान की जाएगी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन सभी को। साथियों, अगर हम बात करें और भी नेशनल फ्रेमवर्क्स हैं जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जैसे कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। यानी अभी जो हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे हैं वो यूपी का है, यहाँ पर नेशनल लेवल पे भी NSWS हमें देखने को मिलता है, जो कि सिंगल विंडो क्या बोलते हैं सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, हमें देखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नेंस के संबंधित और भी इनिशिएटिव को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इंडिया, ये सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले इनिशिएटिव है उनको भी यहाँ पर क्या है, ये बूस्ट करेगा, उसको यहाँ पर उसको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने नजर आ रहे हैं, जैसे कि भाई कानून अच्छा लगता है, स्कीमें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या बोलते हैं अच्छी नहीं लगती जब क्या बोलते हैं जब उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से ना हो। इसी के साथ डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही हमारे पूरे सिस्टम में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पूरा सिस्टम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला आर्टिकल देखने को मिलता है कि जो कॉकरोच है उसकी एक नई वैरायटी या नई स्पीसी की
खोज यहाँ पर हमें होती हुई नजर आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉकरोच की एक नई स्पीसी की खोज की गई है दक्कन प्लेट्यू से। कहाँ से खोज की गई है ये आप देख सकते हो, ये पूरा येलो जो रीजन है इसी को दक्कन प्लेट्यू कहते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है कि ये जो अभी खोज की गई है उसका स्पीसीज का नाम है नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, ये इसका क्या है नाम है। इसी के साथ साथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके द्वारा इसकी खोज की गई है। 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इसका साइंटिफिक नाम तो हमने देख लिया, नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस। इसी के साथ साथ यहाँ पर नियोलोबोप्टेरा फैमिली से यहाँ पर ये बिलोंग करता है, या फिर उसका जेनेसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पुणे महाराष्ट्र के अंदर दक्कन प्लेटू में ये पाया गया है। और यहाँ पर लीफ लिटर यहाँ पर एक प्रकार से इसका क्या बोलते हैं हैबिटेट देखने को मिलता है। यानी ये रहता कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा जो कॉकरेज है वो कहाँ रहता है, लीफ के ऊपर रहता है, पत्तियों के ऊपर देखने को मिलता है। और ये बीनीथ पाम श्रब देखने को मिलता है। पाम आप सभी जानते हो ताड़पत्र को कहते हैं, और क्या बोलते हैं ताड़ को कहते हैं। ताड़ की जो श्रब होती है, झाड़ियां होती हैं, उनके बीच में ये रहना पसंद करता है। इसी के साथ इसकी कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है, इसके अंदर क्या होता है येलोइश और ब्राउनिश और ग्लोजी कलर की इसकी पूरी बॉडी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, येलोइश कलर का है, हल्का सा ब्राउन कलर का है, ग्लोइंग है। ठीक है, इस प्रकार का पूरा इसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, शेप है, वो हमें देखने को मिलता है। और इसके पास ना एक फुली डेवलप्ड विंग्स होती है, यानी इसका पास फुली डेवलप्ड क्या होती है, एक पंख होता है। इसी के साथ साथ एसिमेट्रिकल सर्की भी इसके अंदर पाई जाती है। अब सर्की क्या होता है यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। ये एक प्रकार का क्या बोलते हैं इंसेक्ट के अंदर रेयर रूप से पाए जाने वाला क्या बोलते हैं अपेंडेजेस होता है। ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं किसी भी इंसेक्ट के माध्यम से अपना सेंसरी फंक्शन के लिए, इसी के साथ साथ डिफेंस के लिए। जैसे होता है ना, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनको दिखाई नहीं देता, उनकी स्मेल तेज होती है, या उनके पास क्या होता है कुछ एंटीनाज होते हैं जिसके माध्यम से वो अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। और जब भी कोई उनके ऊपर अटैक होने वाला होता तो उसकी वजह से वह डिफेंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का कर्सी हमें उसके ऊपर देखने को मिलता है, इस कॉकरेज के ऊपर। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये पूरा इस स्पीसीज के बारे में था। हालांकि अब और भी चीजें हैं इससे एसोसिएटेड, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्या है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा गैप हमें कैसे देखने को मिलता है कि भाई ऐसी स्पीसीज अभी तक हमें मिली ही नहीं थी। तो सबसे पहले इसका पहला कारण नजर आता है लीनियन शॉर्टफॉल। साथियों, हमारा जो बेसिकली सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसी के साथ इसी को ये बोला जाता है लीनियन शॉर्टफॉल। दूसरी होता है वोल्सियन शॉर्टफॉल। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज के बारे में हमें क्या बोलते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी स्पीसीज कहाँ से कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है, हमारे पास जानकारी का अभाव हो सकता है। और लास्ट में हमें देखने को मिलता है डार्वियन शॉर्टफॉल, यानी हमारे पास जो स्पीसीज होती है उनके इवोल्यूशन से संबंधित या उनके रिलेशनशिप से संबंधित क्या है, हमारे पास जो जानकारी होती है वो अभाव होता है। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर इंसेक्ट को किस बेसिकली क्या है स्पीसीज के अंदर क्या किया जाए, क्लासिफाई किया जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, अब बात करते हैं यहाँ पर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। ये कॉकरोच की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आखिरकार क्या होती है। देखो, कॉकरोच जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। पहला रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डीकम्पोजर के रूप में। ठीक है, वो पत्तियों को खाते हैं जिसकी वजह से पत्तियां डीकम्पोज होती हैं। दूसरा, वो एक प्रकार से सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल सी बात है, खा रहे हैं पत्तियों को, तो जिससे क्या होगा कि जमीन है उसको उर्वरकता भी मिलेगी। इसी के साथ साथ एक प्रकार से न्यूट्रिएंट जो साइकिल होता है उसको भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं।
तो ये हमें प्रमुख रूप से इस जो ये कॉकरोच है उसका इकोलॉजिकल फंक्शन हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि एक प्रकार से हमें टैक्सोनॉमिक जो रिसर्च है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंड नहीं किया जाता, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, और दूसरा जो एग्रीकल्चर का लैंड है वो हम लगातार एक्सपेंड करते जा रहे हैं, और इसी वजह से जाने और अनजाने हम बहुत सारी जो स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पर हमें अभी नई कॉकरोच स्पीसीज देखने को मिली, ऐसी ही बहुत सारी स्पीसीज को हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्या बोलते हैं, अपना जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और जो अर्बनाइजेशन है उसके प्रोसेस में। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सिंपल सी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसका साइंटिफिक नेम, इसके की स्पेसिफिक फीचर क्या है, ठीक है, फीचर और साइंटिफिक नेम, और कहाँ पाया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये पहली बार पाया गया है तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो हमें अभी कहीं और देखने को नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जा रही है, दक्कन प्लेट्यू रीजन के अंदर पाई जा रही है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, एआई का इंटीग्रेशन किया जा रहा है अपना एग्रीकल्चर के अंदर। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रिसीजन बढ़ाने के लिए, जो हमारे पास डाटा है उनको एनालाइज करने के लिए, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने के लिए। इसके अंदर बेसिकली यूज कैसे किया जाएगा एग्रीकल्चर के अंदर एआई का, तो क्रॉप को हम मैनेज कर पाएंगे, लाइफ स्टॉक का जो मॉनिटरिंग है, यानी जो हमारे पास जीव जंतु है उनकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे, कहाँ वो जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पेस्ट जो डिजीज डिटेक्शन है वो हम इसकी वजह से कर पाएंगे, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो पैदावार है उसके अंदर भी बढ़ावा कर सकते हैं। इसी के साथ वीड मैनेजमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 2817 करोड़ रुपए खर्च करने की यहाँ पर बात की है अपने बजट के अंदर, कि एआई का यूज करते हुए हम रिमोट सेंसिंग करेंगे, डाटा इंटीग्रेशन करेंगे, और एग्री स्टेक को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, जिसके अंदर फार्मर्स, लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप, गवर्नमेंट स्कीम, और इन सभी के ऊपर यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को तैयार किया जाएगा। सिंपल सा आप ये समझिए कि एआई का यूज किया जाएगा, इनके ऊपर चिप लगाई जाएगी, क्रॉप का मैनेजमेंट किया जाएगा, टेम्परेचर नापा जाएगा, पल्स रेट नापता रहेंगे, इनका एक्टिविटी पैटर्न को नापते रहेंगे। इन सभी की वजह से क्या है, हम अपना जो लाइफ स्टॉक का पैदावार है वो बढ़ाते हुए हम यहाँ पर दिखेंगे। इसी के साथ गवर्नमेंट के द्वारा और भी स्कीम चलाई जा रही है, जैसे कि भारत विस्तार, किसान मित्र, क्रॉपिक, यस टैग। इसके अलावा ये सारी स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा इस एआई के इंटीग्रेशन को एग्रीकल्चर के अंदर रखने का। इसी के साथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस भी हमें यहाँ पर नजर आता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी हम गेन कर सकते हैं, इकोनॉमी इनहेंस कर सकते हैं, फार्मर्स की मार्केट को इंटीग्रेट कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। इसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं कि भाई हमारे पास अभी इतना डाटा नहीं है। दूसरा क्या है, गरीब किसानों के पास इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इनका इंटीग्रेट कर पाए। तीसरा क्या है, अफोर्डेबिलिटी, भाई एआई टूल को आप लगाओगे तो इसके लिए पैसा भी चाहिए, ठीक है, जो कि अभी है नहीं। इसी के साथ रिलायबिलिटी कंसर्न, कि भाई अगर आप इसको लगा भी लेते हो तो क्या ये एआई जो है वो क्या बोलते हैं सही से काम करेगा या फिर कितना प्रभावी होगा, ये हमें देखने वाली बात होगी। दूसरा क्या है, हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो फ्रेगमेंटेड रूप में हमें नजर आता है, तो इस वजह से क्या है, डेटा वाइज किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, ये सारा का सारा कंसर्न भी हमें इस संदर्भ में नजर आ रहा है। सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, एआई का इंटीग्रेशन किया जाना है एग्रीकल्चर के अंदर और लाइफ स्टॉक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगला आर्टिकल देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से। बेसिकली ये वाला जो आर्टिकल है, एक काम करते हैं, इसको हम जो कल है की वीडियो आएगी उसके अंदर ऐड करके देख लेंगे, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जा रही है, इस वजह से इसको हम कल की वीडियो में ऐड कर लेंगे। लास्ट में जाते जाते आपके लिए दोबारा इन्फॉर्मेशन, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपली जो एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली क्या है,
इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली मैगजीन और पूरे साल भर का करंट अफेयर का बुकलेट पीडीएफ प्राप्त करना है। तो हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये 299 में 2 साल के लिए आपको वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा 2 साल का मंथली मैगजीन मिलेगा, 2 साल का आपको डेली करंट अफेयर का पूरा पीडीएफ मिलेगा, 2 साल का ईयरली कंपाइलेशन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन है, जिसमें आप देख रहे हो इंडियन पॉलिटी, IR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये इंडियन इकोनॉमी, ये सारे के सारे आपको क्या बोलते हैं, जो बुकलेट मैगजीन है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।